ये कहानी है हारुआकी की, जो एक नंबर का डरपोक और निठल्ला आदमी है, लेकिन उसका सपना है एक टीचर बनने का। और ऐसे ही वो गलती से पहुंच जाता है एक ऐसे स्कूल में जिसमें सिर्फ भूत ही पढ़ते हैं, और वो उस पूरे स्कूल में एकमात्र इंसान है। अब हारुआकी इतना बड़ा डरपोक है कि वो 3-4 साल के छोटे बच्चों के कुछ कहने पर भी डर जाता है। तो अब इस भूतों वाले स्कूल में उसके साथ क्या होगा, ये तो सोचना भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, हारुआकी के पास एक ऐसी ताकत है जो भूतों को आसानी से खत्म कर सकती है, एक्सोर्सिज्म की पावर। और ये कहाँ से आई, कहानी में आगे पता चलेगा। हमारी इस कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, और ये है हियाकी एकेडमी आइलैंड। और इस आइलैंड के बीचों बीच चोटी पर मौजूद है हियाकी एकेडमी, और हमारा मेन कैरेक्टर आबे हारुआकी इस आइलैंड पर आया हुआ है हियाकी एकेडमी में एक टीचर बनकर, क्योंकि जिस पिछले स्कूल में वो टीचर बनकर गया था वहाँ के बच्चों ने हारुआकी को बहुत परेशान किया। वैसे हारुआकी बहुत ही ज्यादा डरपोक है, और उसने पूरा पिछला साल इसी तरह अपने कमरे में डरते हुए गुजारा। लेकिन हारुआकी इस आइलैंड पर मौजूद एकेडमी में एक बेहतरीन टीचर बनने का ख्वाब लेकर आया है, और इस एकेडमी के बच्चों की यूनिफॉर्म भी काफी अच्छी हैं, ओल्ड फैशन्ड। इसके बाद हारुआकी पहुंचता है एकेडमी में, और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इस एकेडमी की बिल्डिंग कितनी ज्यादा ऊंची है। तभी अचानक हारुआकी के पीछे एक शख्स प्रकट होता है, जिसे देख वो डर जाता है। लेकिन ये इस स्कूल का प्रिंसिपल है। हारुआकी कहता है, मुझे हायर करने के लिए शुक्रिया। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं, हमें तुम्हारे जैसे ही टीचर की जरूरत थी। और ये बात सुन हारुआकी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल हारुआकी को उस क्लास में लेकर आते हैं जिसमें वो पढ़ाने वाला है। हारुआकी इस क्लासरूम का दरवाजा खोलते हुए एक नई उम्मीद के साथ चाहता है कि मैं एक बेहतरीन टीचर बनकर दिखाऊंगा। लेकिन क्लासरूम के बच्चों को देखकर हारुआकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी पूरी क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ भूत होते हैं, और उन्हें देख वो डर के मारे तुरंत क्लासरूम का दरवाजा बंद कर देता है, और प्रिंसिपल से कहता है, क्लासरूम में बहुत ही अजीब से बच्चे हैं, वो सब भूत हैं, आखिर ये किस टाइप का स्कूल है। प्रिंसिपल बताते हैं कि हमारी हियाकी एकेडमी में सिर्फ भूत पढ़ते हैं। और ये बात सुनते ही हारुआकी डर कर भागने लगता है। लेकिन तभी प्रिंसिपल हारुआकी के सामने जमीन में से प्रकट होते हैं, और इसके बाद हारुआकी जिस ओर भी जाता है प्रिंसिपल उसके पास आ जाते हैं, क्योंकि वो भी एक भूत हैं। और वो हारुआकी का हाथ पकड़ के उसे उसकी क्लासरूम में वापस जाने को कहते हैं। लेकिन तभी अचानक कुछ बहुत ही अजीब होता है, जैसे मानो कोई स्पेल कास्ट हुआ हो, और उस वजह से प्रिंसिपल को हारुआकी को छोड़ना पड़ता है। लेकिन इसके बाद प्रिंसिपल हारुआकी को डंडे की सहायता से क्लासरूम में धकेलने लगते हैं, और आखिर में ना चाहते हुए भी हारुआकी क्लासरूम के अंदर आ जाता है। लेकिन क्लासरूम में मौजूद बच्चों को देखकर वो डर के मारे टेबल के नीचे ही छुप जाता है, और काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी वो वहाँ से बाहर ही नहीं निकलता। इन बच्चों को भी लगता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। जिसके बाद एक लड़का हारुआकी के पास आकर कहता है, तुम हमसे इतना क्यों डर रहे हो, हम तुम्हें खाने वाले नहीं हैं। हारुआकी बताता है कि वो यहाँ फंस गया है, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा। सो अब ये लड़का हारुआकी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर निकालता है। लेकिन उसके हारुआकी को छूते ही हारुआकी के सारे कपड़े फट जाते हैं, जो देख क्लास में मौजूद लड़कियां चिल्लाना शुरू कर देती हैं, बचाओ बचाओ। जिसके बाद एक और छोटा बच्चा आकर बताता है कि टीचर, ये मिकोतो है, एक याकुबियोगामी जो इंसानों के लिए बदकिस्मती लेकर आता है। बेचारा हारुआकी, इसकी तो किस्मत ही खराब है। तभी क्लासरूम के बाहर मौजूद प्रिंसिपल हारुआकी को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं, आप एक टीचर होकर बच्चों से डर रहे हैं। वो कहता है, मैं बच्चों से नहीं, इन भूतों से डर रहा हूँ। अब ये बात सुन प्रिंसिपल हारुआकी को योकाई इंसाइक्लोपीडिया देते हैं, और साथ ही खूबसूरत यूनिफॉर्म्स की इंसाइक्लोपीडिया। और यहाँ हारुआकी पिघल गया। प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर हारुआकी इस स्कूल में पढ़ाना जारी रखता है तो ये इंसाइक्लोपीडिया उसके हुए, और आने वाले फ्यूचर में प्रिंसिपल हारुआकी को और भी अच्छी किताबें दे सकते हैं। अब ये बात सुन हारुआकी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो क्लासरूम में आकर सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देता है, हेलो, आई एम हारुआकी आबे, आई एम अ ह्यूमन। लेकिन बच्चों को हारुआकी के होने और ना होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हारुआकी अटेंडेंस लेना शुरू करता है,
सबसे पहले ये लड़का, और इसका चेहरा ज्यादातर गायब ही रहता है। उसके बाद ये लड़की जो कि असल में एक स्केलेटन भूत है। उसके बाद ये लड़का, और आखिर में आता है ये मिकोतो। लेकिन उसकी अटेंडेंस लेने की बारी पर वो हारुआकी को टोटली इग्नोर कर देता है। जिसके बाद बारी आती है कोतारो नाम के लड़के की। लेकिन इस वक्त वो अपनी बहन की शादी में हवाई गया है, और ये बात हारुआकी को ये महाशय बताते हैं, छोटे पर नायाब मामेकिची। और मामेकिची हारुआकी के साथ फ्रेंडली होकर बात करने लगता है। लेकिन तभी क्लासरूम में एंट्री होती है कोतारो की, जो हवाई से वापस आ चुका है, और वो मामेकिची के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा तोहफा लेकर आया है, और बाकी की क्लास के लिए चॉकलेट। लेकिन तभी हारुआकी अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं तुम्हारा नया क्लासरूम टीचर, और मैं एक इंसान हूँ। ये बात सुनते ही कोतारो चॉकलेट का डिब्बा हारुआकी के मुंह में दे मारता है। और ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि कोतारो अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करता था, और उसकी बहन ने एक इंसान से शादी कर ली, जिस वजह से कोतारो इंसानों से नफरत करता है। इसके बाद कोतारो हारुआकी के मुंह में कीचड़ की बॉल्स मारने लगता है, और इसके बाद वो हारुआकी को वहीं दलदल बनाकर उसमें गिरा देता है। हारुआकी बाहर निकलकर कहता है, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कोतारो कहता है, हम योकाई हैं, और हम बस तुम्हें अपना जादू दिखा रहे हैं, और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा तो इस स्कूल से चले जाओ। हारुआकी बताता है कि अगर वो जाना भी चाहे तब भी इंसानी स्कूल में नहीं जा सकता, क्योंकि हर 3 दिन में गुंडे टाइप बच्चे उसे परेशान करने के लिए आ जाते हैं। आज तक हारुआकी का कोई दोस्त नहीं बना। टीचर बनना हारुआकी का बचपन से सपना था, लेकिन इस स्कूल में आने के बाद भी कुछ नहीं बदला। और हारुआकी की ये दुख भरी बातें सुनकर इन बच्चों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हारुआकी फिर से अटेंडेंस लेना शुरू करता है। लेकिन वो क्या है कि जाशिकी नाम की एक लड़की स्कूल नहीं आई। मामेकिची बताता है कि जाशिकी कभी स्कूल नहीं आती। अब ये बात सुन हारुआकी को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कल इनकी क्लास का फोटो शूट होने वाला है, जिसमें जाशिकी का होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि हारुआकी जाशिकी को समझाने के लिए गर्ल्स डॉर्म में उसके रूम की ओर जाने लगता है। उसके पीछे मिकोतो और मामेकिची भी आ रहे थे, क्योंकि इन दोनों को ये लग रहा था कि हारुआकी गर्ल्स डॉर्म में जाकर कोई ठरकी पने की हरकत करेगा, और हारुआकी पर नजर रखने के लिए इन दोनों से लड़कियों ने कहा है। लेकिन हारुआकी कहता है, जाशिकी का स्कूल आना बहुत जरूरी है, वरना इस तरह तो उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। लेकिन दोस्तों, असल बात कुछ और होती है। जाशिकी एक ऐसी योकाई है जो इंसानों के लिए गुड लक लेकर आती है, तो अगर वो स्कूल आएगी तो हारुआकी का लक थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। और इसके बाद हारुआकी जाशिकी के बारे में रिसर्च करने लगता है, जो देख इन दोनों को लगता है कि दाल में कुछ तो काला है। हारुआकी के हाथ में योकाई डिक्शनरी देखकर मामेकिची पूछता है, इसमें मेरे बारे में क्या बताया गया है? दोस्तों, मामेकिची इस तरह का योकाई है। ऐसे योकाई बहुत छोटे होते हैं, और ये 1-2 क्रियाएं करके अपना रूप बदल सकते हैं, जो जानकर इन तीनों के एक्सप्रेशन कुछ ये होते हैं। इंसाइक्लोपीडिया को देखकर मामेकिची बताता है कि अरे, ये इंसाइक्लोपीडिया बहुत पुरानी है, ट्रांसफॉर्म होने के तरीके अब बदल चुके हैं, कोई क्रियाएं नहीं करनी पड़ती। जो बात सुन ये दोनों सोचते हैं, ओ तो पहले के टाइम पर क्रियाएं करनी पड़ती होंगी। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि इस इंसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी में मिकोतो की जात के बारे में कुछ नहीं लिखा कि ये किस तरह के योकाई होते हैं। वैसे इसके बाद ये तीनों आते हैं गर्ल्स डॉर्म में जाशिकी के घर पर, लेकिन डोरबेल बजाने के बाद भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसीलिए मामेकिची एक आइडिया निकालता है। वो अपने मैजिक का यूज करके अपने सिर पर एक झिल्ली को डालकर एक स्लाइम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और इसके बाद वो डोर लॉक के जरिए कमरे के अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जाशिकी ने दरवाजे पर एक स्पेल कास्ट कर दिया था, जिस वजह से बेचारे को झटका लगने लगता है, और झटके की वजह से बेचारा मामेकिची अपने असली रूप में आ जाता है। तभी कमरे के अंदर से हारुआकी को एक पर्चा मिलता है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे नाम का एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर सारे गैर कानूनी काम करूंगी और नाम तुम्हारा लगेगा। लेकिन इस धमकी से हमारा हारुआकी डरता नहीं है। लेकिन तभी मामेकिची को कोतारो की ओर से एक मैसेज आता है, जिसमें गर्ल्स डॉर्म के सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि मैं घर पर अकेली हूँ और कोई टीचर मेरे कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हारुआकी जाशिकी से कहने लगता है कि प्लीज दरवाजा खोलो, और उसके इतना कहते ही दरवाजे पर फिर से पहले की तरह
ये स्टार वाला स्पेल कास्ट होता है और फिर दरवाजे के चीथरे चीथरे उड़ जाते हैं, जो देख सब लोग हैरान थे कि अरे अभी अभी हुआ क्या। लेकिन फिर ये तीनों अंदर आते हैं, लेकिन हारुआकी के अंदर आते ही जाशिकी इन पर गुस्सा करने लगती है। दोस्तों, जाशिकी वीडियो गेम खेल रही है और वो दिन और रात बस हमेशा वीडियो गेम ही खेलती रहती है। लेकिन तभी अचानक वो ये देख हैरान हो जाती है कि आखिर तुम तीनों मेरे कमरे में कैसे आ गए। लेकिन तभी मामे किची कहता है कि अरे ये गेम तो तुम्हें कोतारो ने रिकमेंड किया था, है ना। दोस्तों, कोतारो के इस गेम को सजेस्ट करने के बाद जाशिकी को इस गेम की लत लग गई। फिर वो दिन और रात बस ये गेम खेलती रही और उसका स्कूल आना भी बंद हो गया। जो सुन इन तीनों के दिल से आवाज आती है, अरे बहनचो। लेकिन इसके बाद हारुआकी जाशिकी को समझाता है कि वो फिर से स्कूल आने लगे। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम स्कूल आओगी तो तुम्हें स्कूल में भी बिल्कुल इसी गेम की तरह इंटरेस्टिंग चीजें मिलेगी जिनको तुम एंजॉय कर पाओगी। लेकिन हारुआकी को इस बात का एहसास नहीं होता कि वो अपना सिर किस चीज पर रखे हुए हैं। अब इससे पहले कि हारुआकी इस गलतफहमी को दूर करता, उसमें एक लात घलती है, जिसके बाद मामे किची जाशिकी को समझाता है कि हारुआकी बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हें अब स्कूल आ जाना चाहिए। और इसके बाद हारुआकी भी उसे आकर समझाता है, ये वक्त तुम्हारे पढ़ने का है। अगर तुम्हें गेम खेलना ही है तो तुम कॉलेज में आकर ये सब करना। इस वक्त तुम्हें अपनी खूबसूरत सी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आना चाहिए। तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हारी यूनिफॉर्म तुम पर बहुत प्यारी लगेगी। अब ये बात सुन जाशिकी शर्मा जाती है। अब अगले दिन हारुआकी इस बात से खुश होता है कि जाशिकी ने कल उससे कहा था कि आज से वो स्कूल आएगी। लेकिन दूसरी ओर मिकोतो दो टीचर्स को प्रिंसिपल से बात करते हुए सुनता है। ये दोनों पूछते हैं कि आखिर ये हारुआकी आबे है कौन और आप उसके परिवार को कैसे जानते हैं। प्रिंसिपल बताते हैं करीब 1000 साल पुरानी बात है, जब योकाई इंसानों को काफी परेशान किया करते थे। उस टाइम पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान था जो आसानी से किसी भी योकाई को खत्म कर सकता था। लेकिन आज के वक्त में इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है और योकाई भी अब शांति से रहने लगे हैं। और उस महान आदमी के वंशज आज के दौर में हारुआकी का परिवार ही है और हारुआकी में ही उसके वंश की ये ताकतें आई हैं। और भले ही इंसानों की नजरों में हारुआकी बहुत कमजोर हो, लेकिन हम योकाई के लिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और मैंने हारुआकी को इस स्कूल में एक उद्देश्य से बुलाया है। अब बस देर इतनी है कि वो उद्देश्य पूरा होने में कितना वक्त लगता है। ये बातें सुन मिकोतो को समझ आता है कि आखिर जाशिकी के रूम का दरवाजा कैसे टूटा था। वो हारुआकी की एक्सोर्सिज्म पावर्स थी। दूसरी ओर जब हारुआकी क्लासरूम की ओर जा रहा था, तभी मामे की चीज से टकराता है, जिस वजह से हारुआकी की किताबें नीचे गिर जाती हैं। तभी मिकोतो भी वहां आ जाता है और ये दोनों हारुआकी के पास ये संस्कारी किताब देख लेते हैं। ये देख मामे किची की नजरों में हारुआकी के लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है। लेकिन मिकोतो जो कि एक बच्चा है, वो हारुआकी को ठरकी कहकर बुलाता है। ना समझ। लेकिन तभी एंट्री होती है जाशिकी की, जिसके बाद जाशिकी क्लासरूम के अंदर आती है। हारुआकी को जाशिकी की यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन तभी वो देखता है कि जाशिकी तो स्कूल पैंट्स पहनकर आई है। वो उसे समझाता है कि स्कर्ट के नीचे पैंट्स पहनना स्कूल रूल्स के खिलाफ है। और तभी मिकोतो कह देता है कि हारुआकी को यूनिफॉर्म से लगाव है, जिसके बाद क्लास की सारी लड़कियां उसे बहुत अजीब नजरों से देखने लगती हैं। बेचारा हारुआकी आखिर इतना दर्द कैसे सह सकता है। लेकिन तभी कोतारो हारुआकी के पास आकर उससे माफी मांगता है, क्योंकि कल उसने हारुआकी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। और थैंक यू जाशिकी को फिर से स्कूल में लाने के लिए। जो देख हारुआकी भी खुश हो जाता है, जिसके बाद इनके पूरे क्लास की एक साथ फोटो खींचती है। हारुआकी तो इस बात से बहुत खुश होता है। तभी मिकोतो कहता है, तुमने इसके लिए काफी मेहनत की थी, है ना। ये सुन एक बार को तो हारुआकी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता कि मिकोतो ने उसकी तारीफ की। सो तभी मिकोतो भी कह देता है, हाँ तुमने अभी अभी गलत सुना। और तभी अचानक फिसलने की वजह से हारुआकी मिकोतो के ऊपर ही गिर जाता है। देख लो भाई लोग इन दोनों का गिरना। हारुआकी को समझ नहीं आता कि अब तो जाशिकी स्कूल आ चुकी है, तो मेरा लक इम्प्रूव क्यों नहीं हुआ। सो तभी जाशिकी उसे आकर बताती है कि मैं एक जाशिकी वाराशी हूँ। हम जो पहनते हैं उसी पर डिपेंड करता है कि हम दूसरों के लिए लकी होंगे या फिर अनलकी। और मैंने इस वक्त ये रेड जैकेट पहनी हुई है। रेड का मतलब होता है बदकिस्मती।
जो जाका बाराशी लाल कपड़ों में इंसानों के बीच रहती हैं, वो इंसानों के लिए बदकिस्मती लेकर आती हैं। यानी कि अब इस स्कूल में 2 स्टूडेंट्स की वजह से हारुआकी को बैड लक मिलेगा और मिकोतो के ऊपर गिरने की वजह से वो भी हारुआकी पर काफी गुस्सा होता है, जिसके बाद मिकोतो हारुआकी को मुंह के बल जमीन में दे मारता है। अब अगले सीन में हम हारुआकी को देखते हैं, जो एक रस्सी की सहायता से एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी एक दूसरा टीचर उससे कहता है, आप बस पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हुए हारुआकी बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। अब अगले सीन में रात के वक्त हियाकी एकेडमी के ये तीनों टीचर एक साथ एक ठेले पर खाना खा रहे हैं। तभी ये टीचर कहते हैं, अब हम स्कूल में एक साथ पढ़ाने वाले हैं, तो हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। मेरा नाम मिकी है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, और भले से ही मैं एक ओनी टाइप योकाई हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे बगल में ये बैठे हुए हैं हानाताका, जो स्टूडेंट डिसिप्लिन के इंचार्ज हैं। और दोस्तों, हम देखते हैं कि जब भी मिकी सेंसेई शराब पीने की कोशिश करते हैं, तब हानाताका सेंसेई उनसे शराब का प्याला छीन लेते हैं। और जब मिकी सेंसेई उस प्याले को वापस लेने की कोशिश करते हैं, तब ये उन्हें वहीं गिरा देते हैं और हारुआकी से कहते हैं, हमें कल स्कूल जल्दी पहुंचना है, इसीलिए अब हमें घर चलना चाहिए। हारुआकी कहता है, कल से तो फिजिकल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। हानाताका कहते हैं, कल हमें बहुत सारे काम करने हैं, इक्विपमेंट्स को रेडी करना, आइलैंड में आने वाले डॉक्टर्स का वेलकम करना और भी काफी सारे काम। तभी मिकी कहते हैं, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हर साल कम से कम एक टीचर तो हॉस्पिटल जाता ही जाता है। जो बात सुन हारुआकी घबरा जाता है। अब अगले दिन हारुआकी के क्लासरूम में बच्चे अपनी अपनी जिम यूनिफॉर्म पहनकर आ चुके थे और यहाँ हारुआकी ये देखकर खुश होता है कि ये बच्चे योकाई होने के बावजूद भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही जिम क्लासेस के लिए परेशान थे। जैसे कोई लड़की अपने वेट के लिए तो कोई लड़का अपनी हाइट के लिए। लेकिन 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो अपने योकाई स्पेसिफिक इश्यूज की वजह से परेशान थे। सो हारुआकी उन्हें सहानुभूति देने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद हानाताका सेंसेई हारुआकी के पास आकर उनकी आई एग्जाम में उन्हें असिस्ट करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हारुआकी को ऑडियो विजुअल रूम में जाना होगा। वहां जाने के बाद इस नंबर पर कॉल करना। और जब हारुआकी उनसे पूछता है कि क्यों, तब वो हारुआकी पर गुस्सा करने लगते हैं, जब तुम वहां जाओगे तो पता चल जाएगा। अब इसके बाद हमें आई एग्जाम रूम दिखाया जाता है, जहां पर हारुआकी किसी से फोन पर बात करते हुए बच्चों की आईज को चेक कर रहा था। और वो होते हैं 7 समुंदर पार के एक डॉक्टर साहब, जो इतनी दूर से बच्चों का आई चेकअप कर रहे थे कि बच्चों की आंखें ठीक तो है ना। और ये लड़का बहुत दूर तक देख पाता है, लेकिन फिर भी इस बात से थोड़ा निराश होता है कि पिछली साल से इसका स्कोर 0.5 कम आया है। और इसके बाद जब हारुआकी हानाताका सेंसेई को बताने के लिए जाता है कि आई एग्जाम हो चुका है, तब वो उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम लेट हो, वैसे अब स्पेशल एग्जाम्स हैं, तुम अपनी क्लास के कैट और तानुकी को नर्सेस ऑफिस में मौजूद मिकी सेंसेई के पास लेकर जाओ। जिसके बाद हारुआकी हाफते हुए अपनी क्लास के इन दोनों स्टूडेंट्स को नर्सेस ऑफिस में लेकर आता है। जिसके बाद मिकी सेंसेई इन दोनों को एक पिंजरे में जाने को कहते हैं, ये कहकर कि अंदर जाने से कुछ अच्छा होगा। लेकिन अंदर जाते ही ये दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं, क्योंकि इस पिंजरे में स्पिरिट एनर्जी को सील करने वाले टेलिस्मान लगे हैं। और इसके बाद 7 समुंदर पार से आए एक डॉक्टर इन दोनों का चेकअप करेंगे। लेकिन भाई साहब, इन डॉक्टर की हरकतें, मुझे कुछ इनके लक्षण ठीक नहीं लगते। मैं क्या, ये दोनों भी बहुत घबराए हुए हैं। ये दोनों तो पिंजरे से निकलने की नाकाम कोशिशें भी करने लगते हैं। अरे स्टूडेंट्स छोड़ो, इन्होंने तो टीचर को भी नहीं छोड़ा। नेजुमी नाम के एक सेंसेई भी पिंजरे में कैद होते हैं, क्योंकि चाहे स्टूडेंट्स हो या टीचर, हर किसी को ये एग्जाम्स देने पड़ेंगे। नेजुकी सेंसेई भी काफी ज्यादा घबराए हुए थे। लेकिन तभी वहां से हानाताका सेंसेई गुजरते हुए कहते हैं, इस उम्र में भी तुम इंजेक्शन से डरते हो, शर्म करो। लेकिन तभी मिकी सेंसेई उन्हें रोक कर कहते हैं, आप कहाँ चल दिए, आपको भी तो ये टेस्ट देना है। जिसके बाद हम हानाताका सेंसेई को उनके योकाई फॉर्म में देखते हैं, जो कह रहे थे कि मुझे इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ। और हमें बताया जाता है कि हानाताका सेंसेई कामाई ताची प्रकार की योकाई हैं, जो इंसानों को अपने हंसिये जैसे पैने आकार के हाथों का प्रयोग करके काट देते हैं। वैसे इसके बाद मिकी सेंसेई इन सभी को इन डॉक्टर महाशय को सौंप देते हैं। बेचारे सबके सब बहुत घबराए हुए हैं। तभी हानाताका सेंसेई कहते हैं, मिकी सेंसेई, मैंने आपको जो 3000 रुपए दिए थे वो मुझे अभी वापस कीजिए। लेकिन ये सुनकर मिकी सेंसेई को गुस्सा आ जाता है
और फिर वो इन डॉक्टर महाशय को कुछ इशारा करते हैं, जिसके बाद ये कहते हैं, अरे हाँ बिल्कुल, मैं इन्हें स्पेशल चॉप चॉप ट्रीटमेंट दूंगा। जो सुन इन सभी की फट जाती है। अब इसके बाद बारी आती है इनको इंजेक्शन लगाने की। सबसे पहले होता है मामेकिची, जिसे हारुआकी सेंसेई पकड़े हुए हैं, लेकिन बेचारा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। सो हारुआकी सेंसेई उससे बात करके उसे समझाने लगते हैं कि अरे इससे बिल्कुल दर्द नहीं होता। और इसी मौके का फायदा उठाकर ये डॉक्टर मामेकिची को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मामेकिची के हिलने डुलने से वो इंजेक्शन सीधा जाकर हारुआकी की खोपड़ी में लगता है। जिसके बाद हारुआकी पूछता है, मुझे ये इंजेक्शन लग गया, अब मुझे कुछ होगा तो नहीं ना, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। डॉक्टर कहते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, लेकिन उनका एक्सप्रेशन हारुआकी को डराने के लिए काफी होता है। और अगर हारुआकी को ज्यादा डर लग रहा है तो क्यों ना हारुआकी ये वाला इंजेक्शन लगवा ले। ये एक नई दवाई है जो मैंने बनाई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये टेस्ट फाइनली खत्म हुआ, लेकिन सबकी हालत बहुत खराब थी। अब अगले सीन में मिकी सेंसेई हारुआकी को उनके सामने खड़े हुए इस जॉइंट स्टूडेंट का मेजरमेंट लेने को कहते हैं। ये लड़का इतना लंबा है कि थोड़ा और फिर बस चांद को छू लेता। दाइदारा बोची एक जायंट टाइप योकाई। लोगों का कहना है कि इन्हीं योकाई ने बड़े बड़े पहाड़ और नदियां बनाई हैं। यहाँ हारुआकी कहता है कि इसका मेजरमेंट आप या हानाताका सेंसेई क्यों नहीं ले लेते, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि हानाताका सेंसेई कुछ करने की हालत में है। सो हारुआकी कहता है, चलो रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करते हैं कि कौन इसका मेजरमेंट लेगा, और बेचारा हार जाता है। और दोस्तों कुछ देर पहले हमने यही देखा था कि हारुआकी किसी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में ये पहाड़ नहीं होता बल्कि वही जाइंट लड़का होता है, जैसा कि तुम खुद देख सकते हो। अब हारुआकी इसके कान तक तो पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर अब ठंडी हवाएं चल रही थी। हारुआकी खुद तो गिरने से बच जाता है, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म एनसाइक्लोपीडिया गिर जाती है, जिसे पकड़ने के लिए हारुआकी रस्सी से अपना हाथ छोड़ देता है और बेचारा अब खुद भी नीचे गिरने लगता है। हारुआकी को लगता है कि अब वो मरने वाला है, लेकिन तभी मिकोतो आकर हारुआकी को गिरने से बचा लेता है। और हमें पता चलता है कि मिकोतो को ये टेस्ट देना पसंद नहीं, इसीलिए वो इस जाइंट लड़के के सिर पर आकर सो रहा था। इसके बाद हारुआकी इस लड़के का मेजरमेंट ले लेता है 130 मीटर टॉल। जो सुन ये लड़का तो खुश हो जाता है कि आखिरकार वो उशिकु दाइबुत्सु स्टैचू से बड़ा हो ही गया। इसके बाद मिकी सेंसेई कहते हैं, मैं दूसरे स्टूडेंट्स को देखने के लिए जा रहा हूँ, तो आते वक्त ध्यान से आना। अब ये बात सुन कि उसे खुद ही नीचे उतरना पड़ेगा। वो मिकोतो से कहता है, प्लीज मुझे नीचे उतार दो, लेकिन मिकोतो हारुआकी को इग्नोर करते हुए नीचे उतरने लगता है। और तभी जब हारुआकी उतरने की कोशिश करता है तब वो इस लड़के की नाक के पास आ जाता है, जिस वजह से इस लड़के को छींक आती है और इस वजह से हारुआकी उड़ जाता है। बेचारा पता नहीं कहाँ गया। शाम के वक्त आखिरकार ये टेस्ट खत्म हुए, लेकिन तभी मामेकिची आकर पूछता है कि मिकोतो मिल नहीं रहा। हानाताका सेंसेई नोटिस करते हैं कि यहाँ हारुआकी सेंसेई भी नहीं है। दूसरी ओर हम इन दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं, जहाँ ये दोनों प्रिंसिपल के ऊपर ही बैठे हुए हैं। और यहाँ मिकोतो हर एक चीज का दोष हारुआकी को देने लगता है कि तुम एक नंबर के पनौती हो, जब भी तुम आसपास होते हो तभी मेरे साथ बुरी चीजें होती हैं। अब हारुआकी ने जो नुकसान किया था वो कहता है कि मैं अपनी सैलरी से इसकी भरपाई कर दूंगा, लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं एक टीचर की सैलरी से इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तो क्यों ना तुम मेरा कोई और काम करो। और ये बात कहकर प्रिंसिपल हंसने लगता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि पैसों के बदले में प्रिंसिपल ने हारुआकी को पूल साफ करने को कहा है। और यहाँ हम उस जाइंट लड़के को छोटे रूप में देखते हैं और वो हारुआकी से माफी मांगता है कि मेरे ही छींकने की वजह से आपसे वो नुकसान हो गया, और इस लड़के का नाम ओता है। हारुआकी कहता है कोई बात नहीं, लेकिन हारुआकी के साथ कुछ और स्टूडेंट्स को भी जाना पड़ रहा था। कुछ बच्चे इस बात से परेशान होते हैं और कुछ को तो मजा आने वाला है, क्योंकि भाई पूल में जाने वाले हैं हम। क्योंकि अब तक ये सभी बच्चे अपनी स्विमिंग क्लासेस समुद्र में किया करते थे, लेकिन इस साल समुद्र का पानी कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है, जिस वजह से समुद्र के पास में काफी सारे उमीबोजू आ गए हैं। उमीबोजू ऐसे योकाई जो समुद्र में रहते हैं। इसके बाद ये सभी उस जगह पहुंचते हैं जहाँ पर इनका स्कूल पूल है। देखने से तो ये कोई श्रापित जगह लग रही है। यहाँ पर सफाई की नहीं बल्कि फुल मेकओवर की जरूरत है, और पूल की जगह इतनी ज्यादा गंदी है कि मैं क्या बताऊं। पूल का पानी देख स्टूडेंट्स की भी हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद मिकोतो और हारुआकी कुछ अलग प्रकार से पूल में मौजूद पानी को मिलाने लगते हैं, पता नहीं क्यों।
इसके बाद कोतारो इस पानी को बाहर निकालने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी फर्श पर गंदगी होने की वजह से उसका पैर फिसलता है और वो सीधा पूल में जाकर गिरता है। ये जहरीले पूल का पानी कोतारो को निगल जाता है, जो देख हारुआकी के साथ साथ स्टूडेंट्स की फट जाती है। लेकिन तभी कोतारो बाहर निकल आता है। उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक कीचड़ वाला योकाई है, लेकिन इस जहरीले पानी में गिरने की वजह से कोतारो की पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। देखकर लग रहा है जैसे ये मीठा हो गया है। और अगर तुम एक लड़के हो और इसे ध्यान से देखते हो तब तुम्हें भी कपकपी छूट सकती है, बिल्कुल मेरी तरह। और तभी रेंसुके नाम का ये लड़का कोतारो को फिर से पानी में डुबाकर कहता है, हमें मान लेना चाहिए कि कोतारो मर गया है। उसकी बात से सहमति रखते हुए हारुआकी बच्चों से कहता है, चलो अब इस पानी को निकालते हैं। लेकिन मामे किची जो इस पूल के पास बैठा हुआ था, हम देखते हैं कि पूल में से कुछ कापा निकलकर उसे पानी में खींचने लगते हैं। अरे शिनचैन में देखा होगा तुमने कापा ऐसे योकाई होते हैं जो नदियां या तालाबों में रहते हैं और इन्हें दूसरों को परेशान करना साथ ही खीरा खाना बहुत पसंद होता है। जिसके बाद ये सभी मिलकर मामे किची को उन सभी से छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। मामे किची को लग रहा था कि अगर वो इस पानी में जाएगा तो बिल्कुल कोतारो की तरह उसकी भी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। और तभी वो मिकोतो से मदद मांगता है और अगले ही पल में मामे किची को खींच रहे कापा में एक लात घलती है और इस किक का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हम देखते हैं कि वो कापा उड़ते हुए दीवार से टकराता है, जिस वजह से धमाका सा हो जाता है। मिकोतो जो पहले किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा था, वो नॉर्मल होकर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना मामे किची? मामे किची मिकोतो की गोद में आकर रोने लगता है। लेकिन तभी वो कापा आकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम बेवकूफों ने हमें हरा दिया है? जिस पर आकिसामे कहता है कि तुम बेवकूफ किसे कह रहे हो? वो कापा बताता है कि इस पानी के अंदर हमारे मास्टर हैं। और अगले ही पल में पूल का पानी इतर बितर होने लगता है। पानी के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा विशाल इंसानी रूप वाली मछली निकलती है। हेलो गाइस, आई एम द मास्टर हियर। और अगर तुम चाहते हो इस वाटर को क्लीन करना तो फर्स्ट तुम्हें करना होगा मुझे डिफीट, क्योंकि दिस है हमारा होली प्लेस एंड हम ये सी नहीं कर सकते कि टुच्चे योकाइज लाइक यू यहाँ आए। ये बात सुन आकिसामे अपने बिल्ली वाले अवतार में आकर, मैं ही तुझे हराऊंगा मछली हरामखोर, और वो उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन वो मछली उसे निगल जाती है। ये देख केंसुके आकिसामे की मदद करने के लिए जाने की कोशिश करता है, लेकिन ओतो उसे रोक लेता है। ये देख वो मछली कहती है, डोंट बी सो उतावले, यू भी जाओगे इन माई वैली। और इसके बाद ये उन पर हमला कर देता है। हारुआकी को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। सो तभी सामने मिकोतो आता है और वो इस मछली को एक ही हाथ से रोक लेता है। जिसके बाद वो ओतो को बड़े होने को कहता है। ओतो बड़ा होता है, जो देख इस मछली की फट जाती है। इसके बाद ओतो इस मछली को पकड़ लेता है और अब ये मछली कहती है, नाउ वी कैन डू कुछ नहीं, जो देख सभी कापा रोने लगते हैं। सो तभी मामे किची इस मछली से कहता है, अरे यार तुम बायोलॉजी क्लब में क्यों नहीं आ जाते? वहाँ हम तुम्हें एक बहुत ही प्यारे से टैंक में रखेंगे, वहाँ पर एक फीमेल ह्यूमन फेस फिश भी है, तो तेरे तो मजे ही मजे। ये बात सुन ये मछला सोचने लगता है और आखिर में एक साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब कापा और उस मछला के जाने के बाद ये सभी पूल को साफ करने लगते हैं, लेकिन इसके बाद ओतो को पता चलता है कि वो इतनी देर से इस जहरीले पानी के ऊपर ही खड़ा हुआ है। और जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके पैर जल रहे हैं, उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरने लगता है। वो इन सब के ऊपर ही गिरता है और आखिर में बूम। अब शाम के वक्त हारुआकी प्रिंसिपल से कहता है कि क्यों ना उस पुल की जगह हम इस प्लास्टिक पुल से काम चलाएं। लेकिन प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्सा थे, वो हारुआकी की पूरी पगार काट लेते हैं। और क्योंकि वो तो यहाँ पर गिर चुका है तो उसने पूल का भी सत्यानाश कर दिया है, तो इस साल की इनकी स्विमिंग क्लासेस कैंसिल करनी पड़ती हैं। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि वो मछला और उसके कापा एक टैंकर में रहने लगते हैं। मछली के पास उसकी मछली भी होती है, लेकिन बायोलॉजी क्लब में क्या होता है ये साइंस वाले स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं, तो ज्यादा प्यार मोहब्बत वाली उम्मीदें तो रखना ही मत। देखते हैं आगे इनके साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। लेकिन ये पार्ट तो यहीं खत्म हो गया, तो क्या इसका अगला पार्ट आएगा? अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो जी हाँ बिल्कुल आएगा। तो इस वीडियो पर कर दीजिए जल्दी से लाइक और साथ में कमेंट भी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर दें।
बाकी मेंबरशिप को ज्वाइन करना ना करना तुम्हारी मर्जी।